माननीय रामदास आठावले जी। और भी चलो अभी चला दे अभी उपस्थित डिप्टी चेयरमैन सर, बहुत ही अच्छा था महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण। बहुत ही अच्छा था महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मजबूत कर रहे हैं भारत नेशन। गुलाब नबी आज़ाद जी, आनंद शर्मा जी, अब आप मत लाओ उल्टा सीधा मोशन। आप दोनों मत लाओ उल्टा सीधा मोशन। अब थोड़ा शांति से सुनो मेरा भाषण। समाज को तोड़ने की मोदी जी को आदत नहीं है। समाज को तोड़ने की मोदी जी को आदत नहीं है। उन्हें हिंदू, मुसलमान और सभी को जोड़ने की आदत है। कांग्रेस को जोड़ने की आदत नहीं है, इसलिए वो समाज को तोड़ रहे हैं। वोट में हार गए, इसलिए वो वोट में हार गए। किसी की नागरिकता छीनने की मोदी जी को आदत नहीं है। जिनको नागरिकता देना आवश्यक है उनको नागरिकता देने की उन्हें आदत है। तो ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, हम सब लोगों ने भाषण सुना है। भाषण बहुत अच्छा था। आनंद जी का भी भाषण बहुत अच्छा था। मतलब हमारे विरोध में आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप हमारे विरोध में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में हम सब लोग तुम्हारा पोल खोलते हैं। तो ठीक बात है, मतलब एक दूसरे पर आरोप करने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि अगर आप सब लोग हमारे बाजू में बोलते रहेंगे तो हमें भी हमारी सरकार चलाने के लिए मुद्दा नहीं मिलेगी। तो लोकतंत्र में क्रिटिसाइज होना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप लोग लोकतंत्र को मानते हैं। आप लोगों ने बहुत साल तक सत्ता में आप रहे हैं, और अगर हम अभी सत्ता में आए 5 साल, 5.5, पौने 6 साल हो रहे हैं। आप अगर 60 साल रहे हैं, तुमको 25 साल तो रहने दो। 30, हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब सत्ता अगर आप भी अच्छा काम करोगे तो सत्ता आपको मिल सकती है। लेकिन जब तक हमारा काम अच्छा है। हाँ, प्रधानमंत्री आ गए हैं, हम स्वागत करते हैं। तो मतलब जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार का जो एजेंडा है, नए भारत का एजेंडा है, भारत को मजबूत करने का एजेंडा है, और सभी दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है, जैन है, पारसी है, ऐसे सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। और मोदी साहब ने कभी किसी धर्म की बात नहीं की है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी तरह की भूमिका हमारी सरकार की है। और इसीलिए मैं मतलब मोदी जी के साथ हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ। और इसीलिए मतलब मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, और इस संविधान को माथा टेक कर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिज्ञा की है कि भारत का कोई भी आदमी हो, 134 करोड़ लोगों को न्याय देने की भूमिका मोदी जी की है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने हमको साथ देने की आवश्यकता है। जब आपने अच्छा काम किया था तब ये लोगों ने आपको साथ दिया था, और अभी क्यों आपके विरोध कर रहे हैं। आज भी अगर अच्छा कानून होता है, ये जो कानून है, आप लोगों ने, हमारी अपेक्षा थी कि कांग्रेस पार्टी ने मतलब जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, ऐसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता देने का कानून है। यहाँ के मुसलमान का जो नागरिकत्व है ये छीनने का कानून नहीं है। लेकिन मुसलमानों को भड़काया गया, मुसलमानों का नुकसान हुआ और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कानून का सपोर्ट आपने करने की आवश्यकता थी। जब अच्छा कानून होता है तब आपने सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और ऐसा विरोध करते रहोगे तो जिंदगी भर आप उधर ही रहोगे। मतलब नहीं, अगर अच्छा कानून के लिए, और जब 370 है हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी, उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर है। आप वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो मतलब जिस उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला जी है, मुफ्ती महबूबा है, इनको नज़र कैद में रखा है क्योंकि तो उल्टा सीधा बोलते हैं वो।
अगर वो अगर ठीक नहीं बोलेंगे तो उनको नजर कैद में हमने रखा है। अभी तक हमने उनको अंदर नहीं किया है, मतलब अभी नहीं। और इसीलिए और आपको नहीं आपको जो लोग 370 का सपोर्ट करते हैं और आपके बारे में आपको ऐसा नहीं किया है ना, आपको मतलब आपको तो फिर छोड़ दिया हमने, जो कुछ है आप करो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय ये जो कानून है 370 का कलम जो है, इस कलम से जम्मू कश्मीर का बड़ा होने वाला है। और इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मेरा इतना ही निवेदन है कि जब हम अच्छा का कानून बनाएंगे आपका साथ मिलना चाहिए। आपका साथ नहीं भी मिलेगा तो कानून हम पास करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में मेजॉरिटी है। और इसीलिए मतलब आप खाली विरोध करके तुम्हारा जो मैंडेट है उस मैंडेट को धक्का देने का मत करिए। इतना ही मैं आपको निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। राइट जी, धन्यवाद आपका मनोविज्ञान और मनोरंजन के लिए। 47 श्री संजय राउत। क्वेश्चन नंबर 47 सर। सभापति पर पहला सप्लीमेंट्री संजय जी। सर, इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी BSNL MTNL बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। कंपनी की हालत ऐसी है कि एक तो कंपनी बंद हो सकती है या सरकार बंद करना चाहती है। और अभी जो कंपनी की जो असली प्रॉपर्टी है MTNL और BSNL की, वो मोबाइल टावर्स है, नेटवर्क। संजय जी क्वेश्चन प्लीज। वो भी आपने अभी रेंट पर देना शुरू कर दिया है। 2 साल पहले BSNL MTNL के मोबाइल टावर कारोबार के लिए एक अलग कंपनी बनाई गई थी। मैं पूछना चाहता हूं, ये कंपनी की पोजीशन अब क्या है जो आपने अलग कंपनी बनाई थी? धन्यवाद। देश में लगभग 4,50,000 टावर्स है, उसमें से 66,000 टावर्स हमारे BSNL MTNL के आपका हैं। क्वेश्चन हो गया। ये कंपनी बनने के बाद आपने कितने टावर्स बढ़ाए हैं? आप उत्तर की प्रतीक्षा करें। क्वेश्चन है माननीय मंत्री जी। सर, ये जो टावर शेयरिंग की जो पॉलिसी है दे दीजिए। ये 2002-2003 में बनाई गई थी और BSNL ने सिर्फ टावर जो है वो लीज के ऊपर दिए, नहीं तो BSNL भी दूसरे कंपनी के जो टावर है, कुछ तो ऐसी भी कंपनियां हैं कि जो सिर्फ टावर ही बनाती, क्योंकि टावर बनाते समय एक तो बहुत जगह कोई जगह का प्रॉब्लम रहता प्लीज, और इसका ऑप्टिमम यूज़ हो इसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई। और इसमें हमने लीज आउट भी किए और लीज इन भी किए हुए हैं, तो ऐसा सभी तरफ चल रहा है। तो इससे कंपनी को रेंट भी मिलता, क्योंकि हम सिर्फ अगर हमारा यूज़ करें वो तो हमको एडिशनल इनकम उसके कारण हो रहा। थैंक यू। दूसरा सप्लीमेंट्री। आप दूसरा नहीं है ये तो जवाब आप मैं पूछ रहा हूँ, कंपनी का क्या हो गया? संजय जी दूसरा ये कंपनी है क्या नहीं, चल रही है क्या नहीं? दूसरा, आज BSNL के हजारों कर्मचारी बेरोजगार हुए, आप उनकी दूसरा सैलरी नहीं मिल रही पूछे। है। ये है मेरा सर दूसरा सवाल है कि आपने कहा कि प्लीज आपस में बात ना करें। संजय जी, ये कैबिनेट की मंजूरी से कंपनी स्थापन संजय जी हुई। दूसरा सवाल। नहीं, पहला सवाल का जवाब नहीं मिला। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है सर देखिए, BSNL और MTNL को जो प्राइवेट कंपनी को जो रेंट में देते हैं ये टावर्स, उनका आउटस्टैंडिंग भी है। जियो से लगभग 200 करोड़ आना बाकी है MTNL और BSNL को। तो और भी वोडाफोन है, आइडिया है, भारतीय एयरटेल है, सबको आपने रेंट पर दिया है टावर्स, उनका भी आउटस्टैंडिंग बाकी है। और आपने कहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये पैसा वापस लाने के लिए। लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। सवाल तो यही है जी। सवाल तो यही है। आप दूसरा सवाल ही तो पूछ आप सकते ये हैं। पैसा जो पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, हाँ। वो क्या प्रयास कर रहे हो? नहीं तो हमको बताइए, हम लेके आएंगे कंपनी के लिए। ठीक
ठीक, अगर आपको आपका सवाल हो गया, बैठे। अरे हम कर देंगे ना, हमको बताइए, देश के लिए सरकार संजय जी, ऐसा कर लेंगे, आप हमको आगे लिटरेचर रिकॉर्ड पे बात नहीं जा रही है आपकी, आपने सवाल पूछा। सर प्लीज कृपया शांति रखें, मत। माननीय सदस्य संजय जी का जो सुझाव है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है, मैं उसको ध्यान रखूंगा। सर एक बात उनकी चिंता है, मैं इस सदन में स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल को स्ट्रैटेजिक एसेट मानती है और ये बीएसएनएल दोनों संस्थाएं परेशानी में थी, इनको हम रिवाइव करेंगे। भारत सरकार हजारों करोड़ रुपया लगा रही है और इसको हम ठीक करेंगे, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कृपया करके इस कभी दुविधा में मत रहिए कि बीएसएनएल एमटीएनएल बंद होगा। जब देश में बाढ़ आती है, भूकंप आता है, सेना की आवश्यकता होती है, तो यही बीएसएनएल एमटीएनएल काम करते हैं। तो बाकी हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। जहाँ तक माननीय सदस्य की चिंता थी ये पेमेंट के बारे में, तो हम इतना बता दें सर कि अपने एसेट की शेयरिंग ये टेलीकॉम कंपनियां करती हैं। बीएसएनएल ने भी एक एसेट शेयरिंग किया है, जियो के साथ किया है, वोडा के साथ किया है, एयरटेल के साथ किया है। उनका लेना देना भी चलता रहता है। कई बार हमारा भी बकाया उनके पास होता है, उनका ही बकाया हमारे पास होता है।